अभी जो एक जानकारी हम आप लोगों को देने जा रहे हैं, जिनको नहीं पता है, जब वो इसको जानेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा उनको। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, क्वेरी भी आई थी, तो हमने इसको पता करने की कोशिश की कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। तो ये वेरीफाई तो हम नहीं कर सके हैं अब तक, लेकिन इसी के रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है तो सैनिक स्कूल भी उससे बाहर नहीं हो सकता है। तो अभी जो हम इन्फॉर्मेशन देंगे वो ऑलमोस्ट 99.99% जो है सो एक्यूरेट ही होगा, सही ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है तो वो सब पर अप्लाई होगा, कोई भी उससे बाहर नहीं हो सकता है। क्वेरी क्या थी कि क्या ओबीसी कैंडिडेट्स को यदि जनरल वाले से, जनरल का जो कट ऑफ आता है, चाहे जो सबसे कम नंबर है जनरल वाले को जो सेलेक्ट हो रहा है, यदि ओबीसी वाले को जनरल वाले से अधिक नंबर है, या एससी एसटी वाले को भी, किसी को भी यदि जनरल वाले से अधिक नंबर है, तो क्या वो जनरल कैटेगरी में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो जिनने पूछा तो मैंने उसको ये समझते हुए कि क्या वो चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मैंने एक दो कमेंट में लिखा नहीं। लेकिन एक्चुअली टेक्निकली ये इतना आसान नहीं है इसको समझना कि ये नहीं ही होगा, ये बिल्कुल हो सकता है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा हो सकता है। जब पूरी सच्चाई जानेंगे तो आपकी भी आंखें खुली रह जाएंगी। देखिए इसमें क्या है, जो वर्डिक्ट है, जो एक फंडा है इसके पीछे, जो फंडामेंटल चीज़ है उसको आप एक लाइन में समझिए। जनरल कैटेगरी जो है वो ये रिजर्व्ड कैटेगरी नहीं है, ठीक है ना। जनरल, इसलिए जनरल कैटेगरी को अनरिजर्व्ड कैटेगरी भी बोलते हैं। जितनी भी सीट्स हैं वो सारी सीट्स जनरल ही हैं। हम रिपीट कर रहे हैं, जितनी भी सीट्स हैं वो सारी सीट्स जनरल ही हैं। उसमें से कोटा देके कुछ सेक्शंस के लिए कुछ सीट को रिजर्व किया जाता है, फाइन। तो जो बच गया वो अनरिजर्व्ड कोटा हो गया। तो जब वो सीट्स, जनरल की सीट्स जब अनरिजर्व्ड हो गई, किसी के लिए रिजर्व नहीं है, तो कोई भी उसमें जंप कर सकता है, ठीक है ना। जब जो सीट्स एससी एसटी या ओबीसी वालों के लिए रिजर्व्ड हैं वो तो उन्हीं के लिए हैं, लेकिन जो अनरिजर्व्ड है जनरल कैटेगरी, ये एक्चुअली रिजर्व कैटेगरी नहीं है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। तो जब अनरिजर्व कैटेगरी है तो कोई भी कैंडिडेट उसमें जंप करके उसमें सीट ले सकता है। इसका क्या इफेक्ट होता है उसको समझिए आप। जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है, जैसे कोई भी सीट्स हैं उसको फिल करनी है, जनरल में जितनी भी सीट्स हैं, यदि जनरल में सपोज करो कि आप 20 सीट्स आ रही हैं कहीं, ठीक है ना, तो 20 सीट्स के लिए जो वो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो टॉप 20 मार्क्स वाले का लिस्ट तैयार होगा, ठीक है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन। जितने ने भी अप्लाई किया है, जितने को भी नंबर आया है, वो एससी एससी एसटी जनरल जितने भी हैं सब मिला के जो टॉप 20 में नंबर्स होंगे वो सारे के सारे जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। उसमें ओबीसी वाले भी हो सकते हैं, एससी एसटी जैसे ओबीसी वाले हैं, तो ये ओबीसी वाले भी उस जनरल में, यदि टॉप 20 मार्क्स में ओबीसी वाले भी आ रहे हैं तो वो भी जनरल की कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि ओबीसी वाले को यदि जनरल वाले से अधिक नंबर है तो ये ओबीसी वाला जनरल वाले में चला ही जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात है कि चला गया तो फिर ओबीसी वाले को रिजर्वेशन का कोटा कैसे मिलेगा। वो कैसे होता है कि जब जनरल का सिलेक्शन हो गया, 20 को सेलेक्ट करना था, हमने 20 को सेलेक्ट कर लिया, उसमें सारे आ गए, जनरल वाले भी आ गए, ओबीसी वाले भी आ गए, सारे आ गए। अब इसके अलावा यदि उसमें ओबीसी वालों को सपोज करो कि अब 10 सीट्स निकल रही हैं जो उसके लिए रिजर्व्ड हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी में जितने ने भी अप्लाई किया था उनका टॉप 10, जो यदि 10 सीट्स हैं उसमें ओबीसी के लिए, तो उसमें जो टॉप 10 मार्क्स वाले हैं उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऑब्वियस है उसमें से कुछ बच्चे जो ओबीसी में थे उनको नंबर्स चूँकि ज़्यादा आए हैं तो कुछ ना कुछ उसमें जनरल में चले गए होंगे, तो जो जनरल में चले गए होंगे वो इस ओबीसी लिस्ट वाले से हट जाएंगे, ठीक है। तो और नीचे वाले जो नंबर्स वाले होंगे ओबीसी कैटेगरी में वो भी आ जाएंगे ओबीसी में ऊपर में। यही रीज़न है कि ओबीसी कैटेगरी का जो नंबर्स है उनका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे रहता है जनरली। तो ये, और इसका इम्प्लीकेशन एक और आता है, एक और चीज़ समझाते हैं, इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट और समझने वाली। यदि सिलेक्शन प्रोसेस, फाइनल सिलेक्शन जो है सो 1 पॉइंट में नहीं है, मतलब 1-2 बार में अलग अलग स्टेप में सिलेक्शन हो रहा है तब जाके हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में यदि कोई ओबीसी वाला लड़का है जिसने जनरल में कम्पीट कर लिया तो उसकी कैटेगरी अब जनरल हो गई। आगे फर्दर स्टेप में वो जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, वो फिर से उस पर ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ वो नहीं ले पाएगा। एक बार यदि वो जनरल कैटेगरी में जाके सेलेक्ट हो गया है और जनरल कैटेगरी से ही उसका सिलेक्शन हुआ है तो फर्दर स्टेप में वो फिर ओबीसी कैटेगरी को एंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये जानकर आपको और आश्चर्य होगा, एक हाइपोथेटिकल केस है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जनरल कैटेगरी में यदि कोई भी एग्जाम्पल लो, सपोज करो 20 सीट्स हैं,
यदि वो 20 सीट्स में टोटल टॉप 20 मार्क्स वाले जो हैं, यदि वो सारे के सारे ओबीसी वाले ही हैं, तो ये सारा 20 सीट जो जनरल का है वो ओबीसी से ही भर जाएगा। जनरल कैटेगरी के एक भी बच्चे जनरल कैटेगरी में उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सारे ओबीसी वाले, चूँकि जो 20 सीट्स थी, जितनी भी सीट्स की बात कर लो, जिनको सेलेक्ट करना है जनरल कैटेगरी में, यदि वो सारे का नंबर ओबीसी वाला ही उसमें टॉप में चला आता है, तो ये सारे 20 ओबीसी वाले जनरल में ही कंसीडर कर लिए जाएंगे और जनरल में ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल वाले जिन्होंने जनरल में अप्लाई किया था उसमें से एक भी बच्चे उसमें नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इसका ओवरऑल आंसर यही हुआ कि ओबीसी वाले को यदि जनरल वाले से ज़्यादा नंबर है, ठीक है, तो वो जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा निश्चित रूप से। फिर फर्दर प्रोसेस में वो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। तो ये क्वेरी थी, 2-3 क्वेरी, और काफ़ी जब मैंने भी इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो बड़ा आश्चर्य हुआ जान के कि ऐसा होता है। लेकिन यही हकीकत है कि यदि ओबीसी वाले को जनरल वाले से ज़्यादा नंबर है तो वो जनरल कैटेगरी में आ ही जाएगा, उसका कंसिडरेशन उसी में होगा। जनरल वाले बच्चे थोड़े नीचे रह जाएंगे।